अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज। वेलकम टू द शो। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं, एक तस्वीर आपके साथ प्रोग्राम के आगाज में शेयर करते हैं। और ये तस्वीर कुछ इस तरह से है कि ये भी आपको थोड़े से तशवीश में मुब्तला करेगी। जब ये तस्वीर मेरे तक पहुंची, मैंने देखी, तो पहले तो मुझे लगा कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है, किस चीज़ का रश है, किसी हॉस्पिटल में रश है इतना ज़्यादा, या कोई सेल लगी हुई है, ख़वातीन शॉपिंग के लिए पहुंची हुई हैं, या कहीं पर कोई खाना मुफ्त तकसीम हो रहा है, या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है। इतना ख़वातीन का क्राउड आखिर किस जगह पर है और क्यों है? फिर बाद में जब डिटेल सामने आई तो मालूम पड़ा कि ये ख़वातीन अनपढ़ ख़वातीन भी नहीं है, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं। और बेसिकली जो ये ख़वातीन हैं, ये शाहीनों के शहर सरगोदा के पिक्चर है, जहाँ पर ये मेडिकल की तालबात हैं और इम्तिहान देने के लिए पहुंची है। अनवार यहाँ पर 12 नशिस्तों के लिए 1000 ख़वातीन पहुंची है। सवाल यह कि ऐसा मुल्क जहां पर हम देखते हैं कि पहले ही डॉक्टर्स की कमी है, जहां पर मेडिकल सहूलियात उस तरह से मुयस्सर नहीं है, वहां पर हम डॉक्टर्स तो बना रहे हैं, डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके काम करने के लिए आसामियां मौजूद नहीं हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो सरकारी मुलाजमत को ही प्रेफर किया जाता है। और जिसके बैकग्राउंड में तो सिर्फ यही कहा जाता है कि रुझान जो है सरकारी मुलाजमत का वो महज आराम तलबी के लिए ही होता है। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ये है कि इतनी बड़ी तादाद में ये लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ 12 नशिस्तें हैं उस मुल्क में जहां पर डॉक्टर्स की शदीद कमी है। और अनवार, एक अगर हम अपने रवैये की भी बात करें, अपने कल्चर की भी थोड़ी सी बात करें, तो अभी भी मैं ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को जानती हूँ जो मेल डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करते हैं। और उनकी प्रेफरेंस वही होती है कि डॉक्टर जो है वो खातून डॉक्टर ही हो और वो उसी के पास जाए, कंफर्टेबल फील करती हैं। ऑब्वियसली इसमें एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमारा जो माशरा है वो उस तरह से एजुकेशन या उस तरह से तालीम और तरबियत का ऑफ कोर्स फुकदान है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें 51% ख़वातीन मौजूद हैं, तो उसमें लेडी डॉक्टर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और उसमें दूसरा हम ये मामला देख रहे हैं, जिस तरह से अब यहाँ पर कैंडिडेट्स हम देख रहे हैं कि 1000 से जायद हैं, 12 सीटें हैं, बट ओवरऑल सिचुएशन पर हम लोगों को शायद खुद भी सोचना है, अपना एनालिसिस भी करना है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम उस तरफ नहीं जाएंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बार बार ये बात की जाती है, जो हम आलमी बरादरी में भी देखते हैं, बाहर के मुल्कों में देखते हैं, तो वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा रुझान है और यकीनी तौर पर उसमें जो हुकूमत वक्त होती है वो भी लोगों की मदद करती है इस मामले पर। लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि नौजवानों का जो मुस्तकबिल महफूज हो सकता है, सिर्फ जॉब की बेस पर वो नहीं रिलाई कर सकते, उन्हें कुछ और भी करना है, अपने तौर पर भी करना है। उसके लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सबसे बेहतर है। और आई थिंक कि आपके हमारे बच्चों की जो स्कूलिंग है वहाँ पर स्किल पर भी बहुत फोकस किया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। बहरहाल प्रोग्राम में दीगर खबरें सेगमेंट शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सीपैक फिर बहाल, शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, 6 अरब डॉलर से जायद का कर्जा रोल ओवर होने का इम्कान। इमरान खान का नवाज शरीफ को नया चैलेंज, मरियम के तनकीद के नश्तर, राना सनाउल्लाह की कप्तान को मिल बैठने की पेशकश। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका, अहम मैच पाकिस्तान को कैसे बचा सकता है? प्लेइंग 11 में कौन सी तब्दीलियों का इम्कान है? सर्कुलर रेलवे की सीटें बजाने के लिए नया मंसूबा, क्या कराची वालों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयस्सर आ सकेगी? सांसों में रुकावट, आंखों में जलन, वेलकम टू स्मोकी पाकिस्तान। पाक सरजमीन दुनिया के आलूदा तरीन मुमालिक में पहले नंबर पर। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में कुछ अहम खबरें, अहम मुलाकातें और बेहतरीन सौगातें भी शामिल हैं। जी हाँ, सबसे पहले अब शो का आगाज करेंगे और हम बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के चाइना के दौरे के हवाले से, जिसका एक जो इम्पैक्ट है वो यही कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। शहबाज शरीफ का वहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और यही देखा जा रहा है कि सी पैक फिर से बहाल होने जा रहा है। 6 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा रोल ओवर होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि वजीर आजम दुनिया के उन पहले रहनुमाओं में से एक हैं जिन्हें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीखी 20वीं
कौमी कांग्रेस के बाद मदऊ किया गया और इस दावत के जरिए चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने देरीना और जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनकी भी तस्दीक कर दी। अच्छा, एक जानिब हम अनवार देख रहे हैं कि मुल्क में धरने हो रहे हैं और मार्च निकला हुआ है, दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ है, ऐसा लग रहा है कि जो हमारी पॉलिटिकल जो क़यादत है, जो हमारी हुकूमत है, वो इस वक्त मुल्क के जो अहम मंसूबे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। सऊदिया का विजिट हुआ, चीन का विजिट हुआ, काफी खुश आइंद खबरें आ रही थी। पहले सऊदिया की जानिब से बड़ी अच्छी खास मुलाकात रही और अब बड़ी एक्सपेक्टेशन है शहबाज शरीफ के इस दौरे से मुतालिक, दो के इसको दूसरी साइड ऑन द अदर साइड इस पर भी तनकीद की जा रही है कि 50 लोगों का वफ्द चला गया। लेकिन इस मामले की या पाकिस्तान में जो एक सी पैक का मंसूबा है, ये कितना अहम है पाकिस्तान की मईशत के लिए, इकोनॉमी के लिए, ये प्रोजेक्ट कितनी अहमियत का हामिल है, ये मेरे ख्याल से कि इस पर बात होनी चाहिए बजाय कि इसको सबूताज करने की एक कोशिश की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो दौरा चीन है उससे हम देख रहे हैं कि सी पैक से मुतालिक 12 अरब डॉलर मालियत के 3 अहम मंसूबों की भी मंजूरी दी गई है, जबकि शहबाज शरीफ के दौरे से कबल ही चीन ने सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए 50 करोड़ युआन की इमदाद भी दी है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उस तरह से आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। पाकिस्तान जो भी सूरत हाल का सामना कर रहा है, सैलाब मुतासरीन 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती आफत थी ये, तो 50 करोड़ युआन की जो इमदाद दी जा रही है उससे शायद काफी मदद मिलेगी घरों की तामीर। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, खान सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं। सून, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। बहुत ही अहम दौरा है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का, क्या क्या अच्छी खबर आने की तवक्को है फॉर पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। पहली बात अनवार और नबीहा, आपने मुझे दावत दी और बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया, ये एक हिस्टोरिक, क्योंकि मैं यहाँ चीन में बेस्ड हूँ 7 सालों से, इस मुल्क की जो एक डेवलपमेंट है, खासतौर पे ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म हम जिसे कहते हैं, उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका हिस्सा है और पिछले साल से ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इस वक्त चीन एक ऐसी पाथ पे जा रहा है कि वो दुनिया भर के ममालिक को एक नए मोमेंटम के साथ, एक नई स्पीड के साथ एंगेज कर रहा है। और जैसा आपने 20th कांग्रेस की बात की, ये एक बहुत बड़ा, बहुत अहम इवेंट था, पॉलिटिकल इवेंट था चाइना की हिस्ट्री में, जब प्रेसिडेंट शी को 3rd इलेक्शन टर्म मिली है, 3rd टाइम ही इज प्रेसिडेंट, और इसमें चाइना ने दोबारा उस मोमेंटम को मजीद एक तरह पुश फॉरवर्ड किया है कि हम दुनिया भर में डेवलपमेंट और कॉमन चैलेंजेस पे काम करें। और इस मौके के बाद, इस हिस्टोरिक इलेक्शन के बाद, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू बी इनवाइटेड। ये एक बहुत अहम चीज है, ये जो हमारा एक रिलेशनशिप है जिसको चाइनीज लोग बातिये कहते हैं, आयरन ब्रदर, इससे गहरा कोई रिलेशनशिप चीनी आवाम और चीनी हुकूमत के लिए हम देखते हैं कि नहीं समझा जाता, तो बहुत हिस्टोरिक है हमारे लिए भी। आपने बहुत ज्यादा जिक्र, यू मेंशन की, जो हम लोग डेवलपमेंट्स चाह रहे हैं, और इवन जैसे हमारे जो फ्लड विक्टिम्स हैं उसके लिए ओवर दीज लास्ट 2-3 मंथ्स चाइनीज अवाम ने, चाइनीज हुकूमत ने, नेशनल प्रोविंशियल लेवल पे कंपनीज ने बहुत किया है। तो बिल्कुल ये मैं तवक्को रखती हूँ कि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो पहले बेल्ट एंड रोड के फेज 1 के हैं, लेकिन हम उन्हें मजीद स्पीड देना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं कि मोमेंटम बढ़ेगा, जो नजर आ रहा है। और फिर बिजनेसेस के साथ प्राइम मिनिस्टर की बहुत अहम मीटिंग्स हैं, क्योंकि बिजनेस सेक्टर को आपने अच्छी पॉलिसीज और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ एंगेज करना है। और लास्ट ये भी बताइएगा कि चाइना में इस दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है, और जो कि एक अहम मामला है, 6 अरब डॉलर से ज्यादा जो कर्जा है उसके रोल ओवर होने का इम्कान है। We expect, देखें चाइना की तरफ से, पहली बात तो चाइना, जैसे मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है चाइनीज अवाम का, वो बहुत अहम है, बहुत गहरा है। और जैसे पाकिस्तान में ऑफ कोर्स अभी फ्लड्स के दौरान भी, और उसके अलावा बेल्ट एंड रोड सीपेक की कोऑपरेशन के हवाले से चाइनीज अवाम, चाइनीज कंपनी खुद अप्रोच करती हैं पाकिस्तानियों को कि हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं डेवलपमेंट में। सो आई थिंक कि ये बहुत डेफिनेटली पॉसिबल है, प्रॉबेबल है। चाइना ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज में जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान में भी बहुत काम कर रही हैं इस हवाले से। तो आई थिंक कि हम लोग एक ऐसे माहौल में हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि हमें एक डायरेक्ट, मतलब एक बेहतरीन डायरेक्शन मिले कि कैसे मिलके पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी बिजनेसेस और पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ें। एक और इशू जिस पे यहाँ बहुत बात हो रही है, एक रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन हम लोग मजीद पाकिस्तान में यहाँ से कंपनीज एक्सपैंड करना चाह रही हैं पाकिस्तानियों के साथ। और दूसरी चीज, जैसे आपने अभी जिक्र किया शुरू वाले सेगमेंट में, जो हमने अपने लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है,
यही तरीका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड करने हैं। इस सिलसिले में जो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन है, इस पे भी बहुत मजीद काम हो रहा है कि कैसे चाइनीज पाकिस्तान के साथ मिलके हमारे लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अच्छा जोन बताइएगा, चीनी मीडिया अब तक जितना हमने देखा है वो इस पूरे इवेंट को बड़े अच्छे से कवर कर रहा है, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से वेलकमिंग है, बड़ा एक अच्छा जेस्चर है और हम देख भी रहे हैं मीडिया पर भी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो दौरा है इसमें चीनी हुकाम से पाकिस्तान में खासकर जो रेलवे के मौजूदा निज़ाम है उसको बेहतर करना और खासकर कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC का हिस्सा बनाने पर भी बात होगी। इस हवाले से ये भी प्लान का हिस्सा है, इस हवाले से क्या शेयर करेंगी आप? यहाँ पे इस हद तक ऑफ कोर्स कराची सर्कुलर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये चाइना की एक एक्सपर्टीज है। चाइना की सारी जो डेवलपमेंट आप पिछले 40 सालों में देखते हैं उसकी शुरुआत ही इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। जब आप ये चीजें इंप्रूव करते हैं तो आप अपने लोगों को गुड्स और पीपल इनकी सर्कुलेशन इसकी वजह से डेवलपमेंट होती है और चाइना की इसमें एक्सपर्टीज है। तो बिल्कुल आई थिंक इट्स पॉसिबल, इट बिकम्स पार्ट ऑफ CPEC एंड रिगार्डलेस चाइनीज पार्टनर्स आर क्रिटिकल कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि पाकिस्तानी लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो। इस वक्त हम लोग एक स्टैटिक माइंडसेट की तरफ जा चुके थे और CPEC के साथ साथ हम देख रहे हैं कि देयर आर पॉसिबिलिटीज। क्यों नहीं हमारे नए शहर डेवलप हुए? Why isn't it कि हमारे लोग सोचें अच्छा हम किसी और शहर में रिलोकेट करें तो सब आसान होगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक डायनामिक एटीट्यूड, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज वाइटल। तो बिल्कुल आई थिंक कि चाइना की एग्जांपल देखें, चाइना का इंटरेस्ट देखें, बाकी ममालिक के साथ चाइना की कोऑपरेशन देखें तो हम देखते हैं कि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड GDI पीपल्स इंप्रूवमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट। आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो इकोनॉमिक है वो लोगों के साथ साथ चलेगा। और मैं जरूर आपकी ऑडियंस को और आप सबको ये रेकमेंड करती हूँ कि चाइना के जो 20th पार्टी कांग्रेस के बाद जो डॉक्यूमेंट है उसको गौर से देखें कि उसमें लोगों के बारे में पीपल स्किल्स डेवलपमेंट, यूथ पे कितना फोकस है। उसके बगैर एक मुल्क आगे नहीं तेजी से बढ़ सकता। ठीक है, तो ये भी बताइएगा इस हवाले से कि CPEC के हवाले से आप क्या देख रही हैं, क्या ऐलानात मुतवक्के हैं? क्योंकि हमने देखा है काफी अरसे से CPEC भी रुका हुआ था, उसमें आपको लग रहा है कि CPEC प्रोजेक्ट्स पर अब काम तेजी से शुरू हो सकता है? मेरा ख्याल है कि एक शुरू में मैं जिक्र करने वाली थी कि जो पहला फेज था बिल्कुल बिगिनिंग 2015 टू 2018 उसमें पंजाब स्पीड की मिसाल ना ही सिर्फ चाइनीज आपस में एक दूसरे को देते थे लेकिन बाकी ममालिक में मशहूर थी कि जब चीफ मिनिस्टर थे PM शहबाज, ही वॉज वेरी गुड एट एग्जीक्यूटिंग दोज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। सो आई थिंक, और दूसरी चीज यहाँ चाइनीज इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं वो ये है कि एक रिलायबल इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक पॉलिसी। आप इन्वेस्टर्स को एक ऐसी एनवायरनमेंट दें जिसमें वो स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक बेस्ड ऑन दिस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एक अच्छी डेलीगेशन, स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन के साथ गई है, उनकी मीटिंग्स हाईएस्ट लेवल पे हैं, पार्टनर्स के साथ हैं, प्रैक्टिकल पार्टनर्स के साथ भी मीटिंग्स हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, देयर इज एक्सपेक्टेशन कि हम रिवाइटलाइजेशन एक नई स्पीड के साथ जो पिछले प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप नहीं हुए, हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी चीजें इंपोर्ट करता है जो पाकिस्तान में बन सकती हैं। तो इसके साथ साथ अगर हमने ऑलरेडी यहाँ चाइना और पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई कर ली हैं, एग्रीकल्चर भी एक बहुत जरूरी सेक्टर है, तो इन सब आइडेंटिफाइड सेक्टर्स में मैं जरूर उम्मीद रखती हूँ, तवक्को रखती हूँ कि दोनों साइड्स चाहती हैं कि दोबारा से एक बेहतर स्पीड के साथ आगे मामला बढ़े। तो there is good chance, there is good expectation। जून, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि सदर जो जी जिनपिंग हैं उनकी पहली मुलाकात होगी ऑब्वियसली दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से, तो आलमी दुनिया की भी जो नजरें हैं वो भी इस अहम दौरे पर टिकी हुई हैं और खासकर कम्युनिटी पार्टी का जो इजलास हुआ है उसके बाद ये पहली अहम मीटिंग होने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं वही जैसे आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। पाकिस्तान चाइना का जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत गहरा है, वो बहुत डेकेड से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और हम प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की तरफ मजीद आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमारी पाकिस्तान की डेवलपमेंट उसका फोकस है, पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बिल्कुल दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान एंड चाइना आर स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स
और दूसरी चीज जो मैं यहाँ बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ कि हम एक बहुत, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस वक्त दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं, कुछ ऐसे खित्ते हैं जो दुनिया को डिवाइड करना चाह रहे हैं। चाइना ऐसा नहीं कर रहा जी। हमें पाकिस्तान के तौर पर वी शुड बी पार्टनर्स विद ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना। तो ये पार्टनरशिप जो है ये किसी मुल्क, किसी खित्ते के खिलाफ नहीं है, इसका सारा एक पॉजिटिव डायमेंशन है कि हम मिलके एक दूसरे के जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके साथ मिलके कैसे मजीद डेवलपमेंट को एड्रेस कर सकते हैं, डेवलपमेंट चैलेंजेस को। और एक चीज, चाइना एक बहुत प्रैग्मेटिक मुल्क है। चाइना की जो सारी माइंडसेट है, मेंटालिटी है, वो ये है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने आप को स्टडी करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। इसमें चाइना, पाकिस्तान और बाकी डेवलपमेंट कंट्रीज के साथ मिलके, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलके एक नई डेवलपमेंट आइडियोलॉजी क्रिएट की जा रही है कि पाकिस्तान चाइना मिलके पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस, हमारे इश्यूज जो हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ें। तो आई थिंक दुनिया की नजर चाइना पाकिस्तान पे है, एक बहुत जरूरी रिलेशनशिप है, बहुत मजबूत रिलेशनशिप है और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान और चाइना पर हैं। बहुत शुक्रिया सहाफ़ी तज़ियाकार जून अहमद खान हमारे साथ मौजूद थी। बीजिंग से उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। अब मुआविन खुसूसी राना एहसान अफजल ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन पर पहुँच गए हैं, उन्हें खुसूसी प्रोटोकॉल भी दिया गया है। इस हवाले से बीजिंग की सड़कों पर को भी सजाया गया, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों का हवाल जाने तो यहाँ पर लॉन्ग मार्च हो रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी गैर यकीनी है, अफरा तफरी है। इस सिचुएशन में, इन हालात में आप किस तरह से देख रहे हैं कि चीन मौजूदा हुकूमत पर एतमाद करेगा, हमारी बात सुनी जाएगी? देखिए, इमरान खान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस मुल्क के अंदर इंतशार और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाएं, लेकिन जो सीपैक है या चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है वो इस हुकूमती तल्लक से कहीं गहरी और कहीं बड़ी है। और वो जानते हैं कि PMLN ही वो हुकूमत थी जिसने सीपैक के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो उनको पूरा एतबार है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे और हमारी क़यादत के ऊपर, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ थे पहले और आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो ट्रिप है बड़ा अहम ट्रिप है। ये रिवाइवल ऑफ सीपैक है जो 4 साल से PTI के दौर में सुस्त रवि का शिकार था, बल्कि तकरीबन रुक चुका था। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा एतबार या उनको जो है वो कोई इस तरह का इशू होगा। वो मुस्लिम लीग नून को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, वो मियाँ शहबाज शरीफ को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि चाइनीज ने तो जो शहबाज स्पीड का लक़ब है वो जानना चाह रही हूँ आपसे, इनसे पुराने कर्जों की रीस्केड्यूलिंग और नए कर्जे, फिर CPEC समेत कई अमूर पर बातचीत के भी इम्कानात हैं। तो ये दौरा ऑब्वियसली बहुत अहमियत का हामिल है। तो दौरा चीन से मुल्की मैशत को आपको लगता है कि सहारा मिलेगा, बेहतर होगा? देखिए, बिल्कुल चाइना जो है और पाकिस्तान, उनका आपस में एक जहां ट्रेड का तल्लक है वहां वो हमारा हमसाया भी है। और उसके साथ साथ ये भी चीज़ एजेंडे पे है कि हमने जो रोल ओवर करना है चाइनीज़ डेट को, वो रोल ओवर भी करना है। उसके अलावा अब जो हमारा फोकस है वो G2G था पहले, जो तल्लक था सीपैक का, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स थी, लेकिन अब ये जो पूरा फोकस इस दौरे का है वो बिजनेस टू बिजनेस का है। यानी कि चाइनीज़ सरमायाकारी पाकिस्तान में की जाए। जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जो सीपैक के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थे, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो हैं, तो वहाँ हम लोग चाइनीज़ सरमायाकारी को दावत भी देंगे और उसका मैकेनिज्म भी तैयार करेंगे। मुमकिना तौर पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ हुकूमत एक फ़ंड क्रिएट कर दे जहाँ चाइनीज़ सरमायाकारों को सस्ते लोन मिले पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए। तो ये टॉप ऑफ द एजेंडा है कि अब बिजनेस टू बिजनेस जो है इस तल्लक को लेके जाया जाए और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का फेज था उससे शिफ्ट करके बिजनेस टू बिजनेस में जाएं। और उसके अलावा भी जो है बहुत सारा चाइनीज़ की तकरीबन $2 ट्रिलियन की इंपोर्ट है, तो उसके अंदर हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। हम चाइना को बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्किंग हो चुकी है, एहसन इकबाल ने की है, तो वो भी उसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो बड़ा ये एक वसी किस्म का इसका टारगेट्स हैं इस दौरे के, और मैं समझता हूं कि लेकिन राना साहब हम इसमें देख रहे हैं कि शरायत हम पूरी की, उसके बावजूद भी
डू मोर का मुतालबा किया जाता है। अब अगर टैक्स लेवी की बात की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी वो भी बढ़ा दी गई है। आवाम की गर्दन पर तो हम देख रहे हैं मुसलसल छुरी चलाई जा रही है। आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी हुकूमत की बात करें तो आप में और इमरान खान या उनकी हुकूमत में क्या फर्क रह जाता है? देखिए, फ़र्क ये रह जाता है कि इमरान खान ने मईशत को इस हद तक डुबो दिया और वक्त पे वो फैसले नहीं किए जिससे जो आपकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होती और मुल्क को एक मैं समझता हूँ कि दिवालियेपन की तरफ धकेल दिया। तो हमें तो ये जो मामलात जितने भी करने पड़े हैं IMF के, ये वही मुआहदे हैं जो इमरान खान के हैं और उनसे मुल्क को दिवालियेपन से बचाने के लिए हमें ये इक़दामात लेने पड़े। लेकिन मैं आपको यहाँ एक जो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, देखें हमें अब अपने चादर के तहत पांव फैलाने होंगे और जिस तरीके से इमरान खान ने एक मिसमैनेजमेंट की वो अब इतनी गुंजाइश नहीं है। यहाँ दुनिया में भी एक क्राइसिस चल रहा है, रिसेशन है, एनर्जी का क्राइसिस है। तो हम अगर जो है वो IMF को भी हमने फिर सैलाब आए हैं पाकिस्तान में, उससे $30 अरब का नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हम IMF को कन्विंस कर पाएंगे कि हम मजीद अवाम के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते। तो बड़ा फ़र्क है। इमरान खान ने इस मुल्क को दिवालिया बनाने की कोशिश की, अपनी मिसमैनेजमेंट से हमने दिवालियेपन से बचाया। अच्छा सर, रूस ने 13 गंदम बरामद रोक दी है, जबकि आप भी उसी रोज गंदम दरामद करने की मंजूरी दे रहे हैं। ये टाइमिंग्स आप दुरुस्त समझते हैं? देखिए, हमने जब जो इंटरनेशनल कीमतें हैं गंदम की गिर रही थी और वो जो ट्रेंड था 400 के करीब, जब हमने टेंडर खोला तो हमें कीमत आई रूस से, तो उस वक्त हमें 350 में भी मिल रही थी। हमने गंदम का अरेंजमेंट किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि गंदम का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो काफ़ी हैं कि वो अगले इस पूरे साल की जो रिक्वायरमेंट है उसको कवर करें। तो हमें हुकूमत जो है कंफर्टेबल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि गंदम की शॉर्टेज नहीं आने लगी और कोई हमने देर नहीं की। हमने पाकिस्तान के कीमती वसाइल बचाए हैं, डॉलर बचाए हैं और महंगी गंदम ख़रीदने से हमने गुरेज किया है। जब जो ट्रेंड होता है वो मार्केट का नज़र आ रहा था कि गंदम के रेट्स का क्या ट्रेंड है, तो उस वक्त महंगी मिल रही थी तो हमने उसको थोड़ा ज़रा जो है वो मुलतवी कर लिया। तो अब इंशाल्लाह ताला बेहतर रेट्स पे हम गंदम ख़रीदेंगे और हमारे पास रिजर्व्स हैं तो शॉर्टेज का कोई खदशा नहीं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म से और पूरे इस दौरे के हवाले से बात कर रहे थे। अनवार, अभी तक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस दौरे के हवाले से वो बहुत हाई हैं, बहुत हाई दिखाई दी जा रही है और पाकिस्तान के लिए अच्छी बताई जा रही हैं। पाकिस्तान की जो इकॉनमी जिसके मुतालिक अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और ऐसे में चाइना का ये दौरा कितना अहम हो सकता है। अभी तक अच्छी खबरें आ रही हैं, होपफुली पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर प्रोजेक्ट्स हो और उनका काम जो है वो भी शुरू हो। बहरहाल ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे खान साहब के लॉन्ग मार्च की, जो कि 6ठे रोज में दाखिल हो चुका है। क्या हैपनिंग है वहां से भी आपको अपडेट करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक, जो कि जिसको आज तकरीबन 6ठा रोज़ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च अभी भी गुजरांवाला में ही मौजूद है। बड़ी ही सुस्त रफ्तारी से ये कारवान अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। ऐलान तो यही किया गया था कि जुमे के रोज़ तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि इतवार तक शायद जेहलम में पड़ाव डाला जाएगा। तो लॉन्ग मार्च के दौरान ही ये बातें भी सामने आ रही हैं कि ऑपोजिशन का इनिशियली बोला गया था अनवार के 7 दिन में जो मार्च है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली इसको लंबा किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है और उस पर कयास आराइयां भी की जा रही हैं, मुख्तलिफ बातें भी की जा रही हैं कि जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी रवा माह पाकिस्तान का दौरा करना था। तो उस दौरे से मुताल्लिक जब लॉन्ग मार्च अपने रूट पर रवां दवा होगा या इस्लामाबाद पहुंचेगा तो ये दौरा भी किसी ना किसी तरह से डिले होता हुआ नजर आ रहा है। फिर आप देखें कि चाइना के हवाले से अगर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी इस वक्त अनस्टेबल है, तो ऐसे में जो इतना अहम दौरा है ये कितना मुतासिर कर सकता है, तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से सोचने समझने की जरूरत है। बहरहाल कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गुफ्तगू की और उन्होंने इस मार्च के मकासद कुछ इस तरह से बयान किए, आइए आपके साथ शेयर करते हैं।
उसका भी मकसद जो है वो नवंबर में जो नए आर्मी चीफ की तकर्री होना थी, वो हदफ इसका वही, क्योंकि उन्हीं लोग उनको सिखा भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, जिनका आखिरी तकिया सिर्फ इमरान खान के, उनके गुनाहों की, उनके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो सब अब उनको इमरान पर तकिया करना पड़ा। नाकाम हो गया, हुकूमत खत्म नहीं कर सका, इलेक्शन की डेट नहीं ले सका, तो फिर इसने बादले नाखास्ता ये लॉन्ग मार्च का प्लान इसने रखा था। ये भी इसका कोई मकसद कौमी नहीं है। अवाम के मसाइल और अवाम की जो तकलीफात हैं इस लॉन्ग मार्च का उससे दूर दूर का ना कोई ताल्लुक है, ना वो आपको इनकी तकारीर में नजर आए। इसका एक ही हदफ है, आर्मी चीफ की जो तकर्री है नवंबर, वो ये हुकूमत ना कर सके और उसमें ये रखना डालना चाहते हैं। अच्छा अनवार, नवाज शरीफ के वतन वापस आने के हवाले से बहुत देर से इशारे दिए जा रहे थे, बात की जा रही थी, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक मरतबा फिर से जब कल उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने यही इंडिकेट किया, यही इशारा किया कि जो उनके कायद हैं वो वतन वापस जल्द आ जाएंगे। दूसरे कप्तान पर तो उन्होंने स्ट्राइक की ही की, खान साहब भी स्ट्राइक बैक किया और उन्होंने क्या कि नवाज शरीफ को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो इलेक्शन लड़ें और हमारा मुकाबला करके दिखाएं। साथ ही साथ ये स्टेटमेंट भी इमरान खान के सामने आई है कि जो नवाज शरीफ हैं और आसिफ अली जरदारी हैं वो उन्हें इदारों से लड़वाना चाहते हैं। हालांकि खान साहब खुद ही अपने जलसों में, अपनी तकारीर में एस्टैब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ एक बयानिया बिल्डअप कर रहे हैं, खुद ही इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन इल्जाम ये आयद कर रहे हैं कि जो इत्तेहादी जमात है जिनके कायदीन हैं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, वो खान साहब को इदारों से लड़वाना चाहते हैं। इमरान खान ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है, सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। नवाज शरीफ नहीं हूँ और आप इंतजार कर रहे हैं कि जनाब बड़े ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट से इसको एनआरओ मिलेगा और ये वापस आ जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। इमरान खान के जो चैलेंजेस हैं, वो बिल्कुल चैलेंजेस और धमकियां तो वो देते ही आए हैं। दूसरी जानिब जो अहम बात हुई है, जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने खान साहब को मिल बैठने की दावत दी है, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि अगर इस मार्च में कोई पुरतशद्दुद वाक़यात हुए या अमन को मुतासिर करने की कोशिश की गई तो उसके लिए भी तैयार हैं, उससे निपटा जाएगा। उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। इसे अब भी चाहिए कि ये अपने मज़मूम फसादी एजेंडे को छोड़कर इस मुल्क के आइन और कानून के ताबे आकर पाकिस्तान की दूसरी सियासी कुव्वतों और सियासी जमातों के साथ बैठे। जथा या जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पे हमला आवर होने के लिए आएगा, अब जो हमला आवर हो उस हमला आवर को तो हर तरह से रोका जा सकता है, लेकिन अगर वो मुसल्लह होके आते हैं तो फिर ये सिर्फ हमारी कोई यानी इजाज़त देने या ना देने वाली बात नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि ऐसे फसादियों को, ऐसे फितने को और ऐसे लोगों को जो मुसल्लह होकर हमलावर हो रहे हैं उन्हें हर कीमत पे जो है वो शहर में दाखिल ना होने दिया जाए। इसी तमाम मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लॉन्ग मार्च सुस्त रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। पहले ये कहा जा रहा था कि जुम्मे के रोज तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन अभी प्लान चेंज हुआ है जिसके मुताबिक आप लोग अब इतवार को जेहलम पहुंचेंगे। इस सुस्त रफ्तारी की वजह क्या है? क्या बैकडोर राब्ते चल रहे हैं? कोई बातचीत हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अवाम का इतना जमे गफ़ीर है और हमें जिस तरह से लग रहा है कि लॉन्ग मार्च स्लो इस वजह से है कि हम जिस शहर में घुसते हैं वहाँ पर हमारे आगे पीछे सिर्फ अवाम होती है। आपने ये देखा है कि अवाम का एक रेला है जो कंटेनर के साथ, खान साहब के साथ चला ही आ रहा है। कहीं 4 साल के बच्चे हैं, कहीं व्हील चेयर्स के ऊपर ख़वातीन हैं, कहीं बूढ़े लोग हैं जो खान साहब के कंटेनर के साथ सिर्फ पैदल चल रहे हैं। तो आप ये देखें कि हम मैक्सिमम
मैक्सिमम 10 से 15 किलोमीटर डेली बेसिस के ऊपर तय कर पा रहे हैं। तो अब यही है, कल का पूरा दिन आपने देखा है कि गुजरांवाला के बाहर गुजरा था, आज गुजरांवाला के अंदर हम रहे हैं और लॉन्ग मार्च का पांचवां दिन है। बात सिर्फ इतनी है कि जिनके साथ अवाम खड़े हों उन्हें पसे पर्दा ना मुज़ाकरात करने की जरूरत होती है, ना बंद कमरों की डील्स करने की जरूरत होती है, क्योंकि तहरीके इंसाफ का जो असल असासा है और जो मेरा लीडर एक डायरी लेकर निकला था, आज पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। और जीटी रोड जो कभी पीएमएलएन का गढ़ होती अच्छा, थी, आलिया हमजा साहिबा, राना सनाउल्लाह आप दावत दे रही हैं, इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, क्यों आप लोग मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आते, टेबल टॉक क्यों नहीं करते? पहले तो मैं इनसे सिर्फ पूछूंगी कि ये आपस में कोई सलाह मशवरा करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, या इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इतनी ज्यादा हो रही हैं कि इनको ये पता ही नहीं है कि एक क्या बात करता है और दूसरा क्या बात करता है। सबसे पहले तो मैं भगोड़े शरीफ की आपको कल का ट्वीट बता दूं जिसमें उन्होंने कहा था कि अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, 2000 बंदा हो या 2 लाख बंदा हो। फिर मैं उन्हीं की साहबजादी का लंदन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी हवाला दे दूं, और फिर मैं उसी से 15 मिनट पहले राना सनाउल्लाह की जो मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश है उसका भी बता दूं। तो जिस पार्टी के अंदर खुद उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने हमसे मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, तो इसी से आप उनकी सीरियसनेस का अंदाजा कर लें। दूसरी सारी बात ये है कि जो लोग खुद सीरियस ना हो, जो लोग खुद कठपुतलियां हो, जो लोग खुद किसी के सीढ़ियां इस्तेमाल करके इस इक़्तिदार पर मुसल्लत हो, वो हमसे मुज़ाकरात क्या करेंगे? हमारी बैक के ऊपर, मैं बार बार बता रही हूँ, 22 करोड़ अवाम खड़ी है, जिस अवाम से ये डरे हुए हैं। ये तो 24 किलोमीटर के अंदर महसूर होकर बैठे हैं। इन्होंने तो इस्लामाबाद को एक ऐसा किला बना दिया। लेकिन आलिया साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि इस लॉन्ग मार्च को लेकर बात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर, वो यही कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से दबाव डाल रहे हैं आप लोग, ये टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं। ये तो वजीर आजम का एक आईनी इख्तियार है, आप इस हवाले से गैर आईनी मुतालबा किस तरह से कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि इनके नजर में आइन और कानून होता क्या है? क्या आइन और कानून इनकी नजर में ये होता है कि पहले जमीर की मंडियां लगाएं, सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खोलें, उसके बाद हमारे ही लोगों को किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को अपने साथ मिलाकर, किसी को लालच देकर इत्तेहादियों को इस हुकूमत से अलग करें, और उसके बाद अकलियत अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत हो? देखें, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि एक मुसल्लत हुकूमत है जो अपने साथ आइन और कानून का एक ठप्पा लगाए फिर रही है। यानी कौन सा इस मुल्क का आइन और कानून के जिस दिन वजीर आजम ने ओथ लेना हो उस पर फर्द जुर्म आयद होना, कौन सा आइन और कानून के वजीर आजम का अपना भाई आइन और कानून से बैठकर आइन और कानून से भागकर बाहर गया हो, कौन सा आइन और कानून जिसके तहत 25 मई को पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, हमारे ऊपर जुल्म सितम किया जाए, कौन सा आइन और कानून जिसके तहत आप इस्लामाबाद को किला बना दे और ये कहें कि हमने आम अवाम को जो उनका हक है, हमने उसके लिहाज से हमने उनको पुरअमन मार्च नहीं करने देना। तो पहले तो यह आइन और कानून की जो इनकी अपनी मर्जी और मंशा के लिहाज से डेफिनेशन होती है उसको करेक्ट कर लें, फिर हमें यह आइन का मतलब सिखाएं। वैसे तो कहने की बात यही है, 5 आर्मी चीफ इनके भगोड़े भाई ने लगाए और पांचों के पांचों को मेरा बंदा कहकर लगाया, और आज तक किसी से भी उनकी नहीं बनी। सबसे ये लड़ाइयां करके उन्होंने अपनी हुकूमत गंवाई। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आप चाहे डिग्गी में जाकर डील्स करें, आप चाहे बूट पॉलिश करें, आप जो भी करें, हम सिर्फ ये इजाजत नहीं दे सकते कि एक शख्स जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा हो, एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग। आलिया साहिबा, अभी तक तो मार्च को मुतासिर करने की कोशिश नहीं है हुकूमत की जानिब से। बहरहाल खान साहब की कल की भी अगर तकरीर सुने तो वो कह रहे हैं, इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से लड़वाने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम अगर गुज़श्ता उनकी जितनी भी तकारीर, उनके बयान सुनते हैं तो उसमें वही एस्टैब्लिशमेंट पर, इदारों पर तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अगर इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने पर कोई बात हो रही हो ना, तो सबसे पहले तो हमें पकड़ना चाहिए मरियम सफदर को, उसके बाद हमें पकड़ना चाहिए नवाज शरीफ को, नहीं तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को ही ले लें, नहीं तो वजीर कानून अयाज सादिक को ही ले लें, इनके इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट्स को निकाल लें, या फिर इनके अपने जो मीडिया के लोग हैं उनके हल्के अहबाब में जिस तरह की बातें हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए होती रही हैं वो ना
अवाम के हाफजे से हिफ्स हुई है, ना अवाम उनको भूलने को तैयार है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि इनका वजीर खारजा वहां पर बैठकर डेंजरस डफर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। इनका जो एक्स वजीर कानून है वो कह के लगा रहा था जब उसी फौज के बारे में जिस तरह के नारे लग रहे थे। हम तो सिर्फ इतना समझते हैं कि खान साहब एक जिसे कहते हैं बफर जोन थे आर्मी के दरमियान और इन लोगों के दरमियान जो उन इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करते थे। आज वो एक जो दीवार खड़ी थी वो खत्म हो गई है। खान साहब सिर्फ इतना कह रहे हैं, खान साहब कोई ये नहीं कह रहे कि मुझे NRO 2 दे दो, मेरी करप्शन को तहफ्फुज दे दो, मेरे केसेस को माफ करा दो। वो सिर्फ ये मुतालबा आलिया साहिबा ये बताएगा, आपने मुतादिद कहा कि पुरअमन एहतजाज आपका हक है जो कि यकीनी तौर पर है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अलीमीन गंडापुर हैं और जो दूसरे रहनुमा हैं उन्होंने बार बार ये बात की है असलहा लाने की, वो असलहा लेकर आएंगे साथ। इसी तनाजुर में फिर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उन्हें भी पुलिस को मुसल्लह करना पड़ेगा। तो आप क्यों तसादुम की तरफ जा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगी राना सनाउल्लाह साहब के लिए, आप तो सिर्फ कहते हैं कि हमारे साथ तो 2000 लोग हैं, जो भी इनकी पार्टी का आता है वो कहते हैं जी 2000 लोग हैं, जी पूरे 2000 लोग हैं, कभी 3000 इनके लिहाज से हो जाते हैं, उससे ज्यादा तो हमारी तादाद है नहीं। फिर आपने 40,000 रेंजर्स, सिंध की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस किस चक्कर में इकट्ठी की हुई है? 50,000 आपने ड्रोन्स क्यों खरीदे हैं? आपने 50,000 शेल्स क्यों खरीदे हैं? अब जो आज हम सुन रहे हैं कि जिस तरह से पत्थर मारने की ट्रेनिंग हो रही है, अवाम को वहां पर घुसने से मना किया जा रहा है, तो मुझे आप ये बताएं कि असला बरदार कौन है? दहशतगर्दी कौन करना चाहता है? अवाम से डरा हुआ कौन है? गाड़ियों पे डंडे आप बरसाएं, वो जो अलामा इकबाल साहब की बहू की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस आप पामाल करें, हमारे ऊपर शेलिंग आप करें और फिर दीदा दलेरी से आकर कहें कि मैंने तो अभी शेल कम फेंके थे। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपसे बढ़ के रियासती दहशतगर्द कौन हो सकता है जो रियासत की मशीनरी को उसी के मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल लंदन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई, उन्होंने खान साहब के हवाले से कहा है कि मजीद चोरी के जो सबूत हैं वो आवाम के सामने जल्द लाए जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि खान साहब की बयानिए को इससे नुकसान पहुंचेगा अगर कोई और चीज सामने आ जाती है, कोई ऑडियो आ जाती है, कोई मजीद सबूत सामने आ जाता है? मैं उन खातून के बारे में तो सिर्फ इतना कहूंगी कि काश के उन्होंने सिफारिश के बगैर कॉलेज में दाखिला लिया होता, काश के वो इतनी नालायक ना होती और झूठ इतनी फरावानी से ना बोलती होती, क्योंकि जितनी बातें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की हैं और जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि फ्रंटमैन तो आप हैं, बबलू और डब्लू और अपने अब्बा हजूर की फ्रंटमैन तो आप हैं। चौधरी शुगर मिल्स में बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी और उनका ये कहना था कि हमें डील की जरूरत नहीं है, बंद कमरों में वो लोग जाते हैं जिनको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक व्यू था वो हमने आपके सामने रखा है। जिस तरह से आलिया साहिबा ने कहा कि पुरअमन एहतजाज है और ये पुरअमन ही रहेगा, ये पुरअमन ही रहे इंशाल्लाह। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाजरीन, एक जानिब जहां पर पाकिस्तान में बिजली का बहरान है और मशीनों के पहिए जाम है, वहीं पर कश्मीर से एक खास रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। बिल्कुल, ये मुलाहिजा करते हैं कि किस तरह से वहां पर अभी भी पंचक्की का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंचक्की कश्मीर की सकाफत का एक लाजमी जुज़्व, जिसे हिंदको जुबान में जंदर जबकि कश्मीरी में गराहट कहा जाता है। आज भी कश्मीर के कई इलाकों में पंचक्की के जरिए आटा पीसने का काम लिया जाता है। कश्मीर में मकई की लजीज रोटी खाना हो तो पंचक्की से तैयार करदा आटा ही खाना चाहिए, क्योंकि मशीन की निस्बत पंचक्की से पिसा हुआ आटा ज्यादा लजीज होता है। यूं कह लें कि अगर मकई की रोटी खानी है तो बस गहराहट या जंदर यानी पंचक्की की आटे से ही खाएं। दरियाई पानी को एक लंबी निस्बतन तंग नहर के
जरिए पंचक्की तक लाया जाता है। नहर तंग होने की वजह से पानी की रफ्तार तेज हो जाती है। ये पानी एक लकड़ी से बने पंखे पर गिरता है। ये पंखा या चरखा बड़े पत्थरों से बनी चक्की के साथ जुड़ा होता है। अब बारी आती है पंचक्की में दाने पिसने की। पंचक्की में दाने डालने की भी एक अनोखी साइंस है। लकड़ी से बने स्टोर में पूरे दाने डाल दिए जाते हैं। इस स्टोर से एक एक दाना नीचे गिरता जाता है। आपने कितनी तेजी से दाने चक्की में डालने हैं, ये फैसला भी चक्की के साथ जुड़े एक लकड़ी के टुकड़े के जरिए किया जाता है, जो कि एक धागे के जरिए स्टोर से जुड़ा होता है। धागा जितना ढीला होगा, दाने इसी रफ्तार से गिरेंगे। ताहम अच्छी और बारीक आटा पीसने के लिए दानों की रफ्तार हमेशा कम रखी जाती है। पंचक्की के जरिए आटा तैयारी की कोई मजदूरी नहीं ली जाती, बल्कि यहाँ आज भी बार्टर सिस्टम राइज है। यानी अगर आपने 20 किलो आटा पिसवाना है तो जंदरोई या पंचक्की का मालिक आपसे सिर्फ 1 किलो आटा लेगा। कश्मीरी घराट, जंदर या पंचक्की कोई भी नाम लें, लेकिन मशीनों के इस दौर में माहौल दोस्त ये तरीका मुल्क भर में राइज करना चाहिए ताकि बढ़ते हुए माहौलियाती तगय्युर का मुकाबला किया जा सके। वेलकम बैक, खुशामदीद। और ब्रेक में बड़ी अच्छी अच्छी हम बातें कर रहे थे। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद थे। मगर मैंने कहा ये फ्रेंड बट निकाल दे, उसके अलावा बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे स्टार्स शेयर किए कि भाई अभी भी उम्मीद है। तो कि मैं तो अनवार बिल्कुल उम्मीद छोड़ बैठी थी। ग्रीन कोट भी मैंने जला दिया था अपना लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पाकिस्तान की रसाई हो सकती है। आपने मानी साहब को ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, और वो भी बहुत ही ज्यादा अगर मगर वाली सूरत हाल है। अब देखना ये है, पाकिस्तान अपना अगला मैच खेलने जा रहा है कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि निस्बतन जिम्बाब्वे से हम देख रहे हैं कि टफ टीम है। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि उम्मीदें तो हमने बहुत लगाई थी, लेकिन वो उम्मीदें भर नहीं आई। वो बाबर की बैटिंग हो कि इस सेगमेंट के एंड पे ना किसी एस्ट्रोलॉजर को भी कॉल कर बताए कल किसके सितारे साउथ अफ्रीका के या पाकिस्तान के, कल किसके सितारे स्ट्रांग है, किस्मत किसके हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखना यह है कि क्योंकि बड़ी देखें हमें उम्मीद थी, तवक्कुआत थी, बाबर की बैटिंग से थी, शाहीन की बॉलिंग से थी, पूरी पाकिस्तानी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस से थी, जो कि वो इस बार मायूस कुन परफॉर्मेंस रही। बिल्कुल, बट स्टिल हम अपनी टीम को बैक कर रहे हैं। 3 मैचेस खेलने के बाद भी हम इस पोजीशन पर हैं जिसमें से हम एक मैच जीते, उसके बाद भी अगर मगर वाली एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हमारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो ही हमें बताएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ यहां पर यह है कि जो बाबर की कारकर्दगी है, अब वो बीइंग अ बैट्समैन भी खराब हो गई, बीइंग अ कैप्टन भी खराब हो गई, उस पर बहुत ज्यादा बात की जा रही है। जो हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला है उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, शाहीन की फिटनेस पर बात हो रही है, तो ये मसले मसाइल कुछ ज्यादा बढ़ गए। हम उन स्टैट्स पर बात कर लेते हैं, जो स्कोर बोर्ड इस वक्त क्या कह रहा है। और मानी साहब, किसको किससे हारना होगा, पाकिस्तान को किससे जीतना होगा, और फिर हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। हमें किसके हारने की दुआ करनी है, किसको बद्दुआ देनी है, ये भी बताओ। फिलहाल आप ये दुआ करें कि पाकिस्तान दोनों मैचेस जीते, लेकिन दोनों मैचेस जीते। हाँ, इस वक्त पहले तो आप जिस तरह भारत के लिए मजे की बात है कि इस बार हम भारत की जीत की भी दुआ करते रहे। पिछले मैच में जब भारत जनूबी अफ्रीका से खेल रहा था तो हम दुआ कर रहे थे कि भारत जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भारत का मुकाबला है बांग्लादेश से। अगर भारत बांग्लादेश से हार जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि देखिए इस वक्त अगर आप पॉइंट टेबल देखते हैं, पॉइंट्स टेबल पे साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट हैं, भारत के 4 पॉइंट हैं, और पाकिस्तान के जो है वो भी 2 पॉइंट्स हैं। अब अगर पाकिस्तान दोनों मैचेस जीतता है तो पाकिस्तान के पॉइंट्स हो जाएंगे 6, और उसमें जाहिर है पाकिस्तान एक मैच साउथ अफ्रीका से जीतेगा। बहरहाल साउथ अफ्रीका तकरीबन क्लियर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का आखिरी मैच जो है वो बहुत सिंपल है, वो नीदरलैंड के साथ है, और साउथ अफ्रीका का रन रेट भी बहुत ऊपर है, तो उसको एक मैच जीतना है। और मतलब पाकिस्तान से हारता भी है तो नीदरलैंड से। लेकिन असल मसला है भारत, जितना इजीली आप इन तमाम चीजों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपको लग रहा है, क्योंकि हमने देखा बहुत अपसेट हुए हैं, नामीबिया, श्रीलंका, उसके बाद आयरलैंड, इंग्लैंड, फिर जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, तो अपसेट पे अपसेट हो रहा है। हाँ, अपसेट देखें,
अगर अपसेट की आप बात करते हैं, तकरीबन हर मेगा इवेंट में कम से कम आपको 1 या 2 अपसेट नजर आते हैं। आप थ्रू आउट द हिस्ट्री देख लें, हर मेगा इवेंट में कोई ना कोई अपसेट होता है। और बांग्लादेश अगर इंडिया को हराता है, इसको हम अपसेट नहीं कहेंगे। आप देखें ना, कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रांग है नो डाउट कि बांग्लादेश से बेहतर है, और फेवरेट भी इंडिया ही है इस मैच के लिए, फेवरेट इंडिया है। लेकिन आप बांग्लादेश को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इन रीसेंट पास्ट अगर आप बांग्लादेश को देखते हैं, ये वो वाली बांग्लादेश नहीं है 90s वाली या अर्ली 2000 वाली, वो बांग्लादेश नहीं है। मतलब उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो सिंगल हैंडेड मैच को ले जा सकते हैं। शकीब की बात कर लें और उनके बाद दीगर प्लेयर्स हैं, वो मैच ले जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इंडिया बेहतर है, और अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो हमारे, लेकिन बात यही है कि हम ये तो देख रहे हैं कि अगर मगर जी पहली चीज है कि आप भी दोनों मैचेस जीतते कि नहीं जीतते, आपको ये भी देखना है। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं, हम लोगों का फोकस तो यही ग्रुप रहा है क्योंकि उसमें पाकिस्तान है। लेकिन अगर दूसरे ग्रुप की बात करें, इस वक्त न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वहां पर टॉप में हमें नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया को अब एक मैच अफगानिस्तान से है जो कि 50 रन से जीतना है, तब ऑस्ट्रेलिया के कोई चांसेस बन पाएंगे। उस ग्रुप में एक थोड़ा सा जो अनफॉर्चुनेट ये रहा कि बारिशें जो हुई ना, बारिशों की वजह से काफी मैचेस खराब हुए। और मतलब देखिए तकरीबन पॉइंट्स टेबल पे ऊपर की 3-4 टीमें थोड़ा थोड़ा फर्क है उनके अंदर। उसकी वजह वही कि तकरीबन हर टीम का एटलीस्ट एक मैच जो है वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया, तो ये वजह है। वरना अभी तक हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो परफॉर्मेंस वाइज इस वक्त न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ये फेवरेट नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी, लास्ट वर्ल्ड कप की मिसाल आपके सामने, फिर इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया का तो वैसे ही होम ग्राउंड है, तो ऑस्ट्रेलिया को तो कभी भी आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो जितने मैचेस मैंने देखे तो मुझे कहीं पर भी वो एक विल दिखाई नहीं दी कि जज्बे से, हाँ पाकिस्तान इंडिया का जो फर्स्ट मैच था वो एक बड़ा अच्छा और सनसनीखेज मैच था, एंड तक हम लड़े लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गए। उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं पर हम शायद अपनी विल पावर, फिर हमें दूसरे मसाइल भी, बाबर आजम की कप्तानी, वो हंगर नहीं नजर आई, वो सिर्फ पहले मैच में ही देखा और फिर बाकी जो मैच से हमारी एनर्जी डाउन होती है। ये क्या रीजन है? हंगर का मसला नहीं है, मसला वही एक जो माइंडसेट है ना आपका। पहले भी हम बात करते हैं कि आप अभी भी उसी माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं जो पुराना होता था, कि वो ठीक है 90s में या पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये चीज चलती थी कि आप जाएं, विकेट सेव करें और बाद में जाके अटैक करें। लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ये तकाजा करती है कि आप जाते ही आप ऑल आउट जाएं, और आप जाएं और शुरू हो जाएं, सीधी सी बात। तो पाकिस्तान टीम थोड़ा सा इसका माइंडसेट का प्रॉब्लम नजर आ रहा है। फिर जो सिलेक्शन है उसमें भी हम बात करते आए हैं, 12 के सिलेक्शन में आपने जो प्लेयर्स आपने मिडिल ऑर्डर की खास तौर पे मैं बात करूंगा, मिडिल में आप देखें ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। पीछे कौन है? खुशदिल है। खुशदिल का ग्राफ क्या है वो भी आपके सामने। मतलब जो टीम में खेल रहे और जो बाहर बैठे हुए सारे तकरीबन एक सही टॉप बैट्समैन जो है वो हमें नाकाम दिखाई दिए। अगर पूरी सीरीज की बात करें तो आई थिंक शान मसूद में पढ़ रही थी कि वो वाहिद प्लेयर है जिनके सबसे ज्यादा जिन्होंने रन, शान थोड़े कंसिस्टेंट है। लेकिन बात क्या है, बाबर की अगर बात करते हैं, देखें बाबर को क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते क्योंकि बाबर, ठीक है यहाँ पर एक पैच जो होता है किसी भी प्लेयर के ऊपर आता है, आप ये मार्जिन दे सकते हैं कि बाबर आजम जाहिर एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है। उनकी क्रिकेट पे तनकीद नहीं हो रही, उनकी कप्तानी पर भी कप्तानी में देखें, कप्तानी में बाज़ जगहों पे है, बाबर की कप्तानी में कहीं कहीं हमें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में फ्लॉज नजर आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये मतलब रिसोर्सेज जो है ना, मैं ये कहूंगा कि रिसोर्सेज एक तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है आपके पास, ये चीजें एड्रेस करनी होती है। 22 करोड़ आवाम के बाद भी रिसोर्सेज, 22 करोड़ आवाम के बाद भी रिसोर्सेज 11 लोग नहीं हम तैयार कर पा रहे। मतलब ये है कि आपने ये चीजें करनी होती है, साल 1.5 साल पहले आपने चीजों को लॉक करना होता है। अगर आप दीगर टीमों की एग्जांपल लें, वो एक ही स्क्वाड तकरीबन लेकर चल रहे साल 1.5 साल से, आप आखिरी टाइम तक आपको नहीं पता होता कि किस प्लेयर ने जाना है किसने नहीं जाना है। आप 50 ओवर वर्ल्ड कप देखें, इस बार देखें, हर बार ये होता है कि आखिर में जाके कोई ना कोई चेंज करते हैं। पहले स्क्वाड अनाउंस करते हैं, उसके बाद आपको फिर फर्दर आपको बताता चलो कि फखर जमान जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी अनफिट हो गए। लेकिन मानिए आप ये देखें, हमारा जो मसला है वो नेट रन रेट का। इस टाइम हम अगर अपने बैट्समैन की बात करें, जब वो परफॉर्म भी करते हैं तब भी हम 150 बड़ी मुश्किल कर पाते हैं। T20 में 170-80 करके आप फिर सिक्योर होते हैं, आप सेफ होते हैं। लेकिन जो स्लो खेल रहे हैं प्लेयर्स, उसका क्या हल होगा? देखें, दो चीजें यहाँ पर खासतौर पर इस इवेंट के हवाले से। एक तो प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम की क्या आ रही है, जो टॉप 4 है ना, इसमें आपके जो 3 बैट्समैन हैं तकरीबन वो तीनों का स्टाइल एक ही है, जो यानी ये कह लें कि एंकर रोल प्ले करने वाले बैट्समैन है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करते सम टाइम। जैसे बाबर की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, शान की बात कर लें, मतलब एंकर रोल तो बहुत अच्छा प्ले करते हैं, लेकिन इनको क्या थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का इशू है। लेकिन थोड़ा सा 40 मैं वजह बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं।
स्ट्राइक रेट का T20 इशू में क्यों 40 पे है? 34। स्ट्राइक रेट का इशू हम मिसाल देते हैं जोस बटलर की, जी। या हम मिसाल देते हैं विराट कोहली की। जी। अगर उनकी बैटिंग का डेप्थ देखें, उनकी बैटिंग का आगे उनके पास सूर्या कुमार यादव भी आता है, फिर ऋषभ पंत भी आता है, फिर उसके अलावा आपके पास हार्दिक पांड्या भी आता है जो परफॉर्मर है। इसी तरह इंग्लैंड की बात कर लें, इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स इतना नहीं, पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? आसिफ, वी हैव नवाज, लेकिन स्टिल देखें वो परफॉर्म नहीं कर पाते। आसिफ है या इफ्तिखार है या दीगर प्लेयर्स हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। इसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि ओपनर्स की वजह से प्रेशर नीचे शिफ्ट होता है। मैं ये कहता हूं कि नीचे की वजह से प्रेशर ऊपर आता है कि उनको पता है, बैक ऑफ द माइंड आपके ये चीज होती है कि अगर आप आउट हो जाएंगे बाद में क्या होगा। वो कि ये नहीं होना चाहिए, आपको फियरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए जो आजकल का तकाजा है। दूसरी एक और चीज जो मैं ऐड करूं, अभी कल ही मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, मतलब ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन ये आइडियल प्लेस नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं ऑस्ट्रेलिया की, मैं ग्राउंड्स की बात करूं, उसकी वजह है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आज तक जितने वर्ल्ड कप हुए उसमें सबसे कम स्ट्राइक रेट इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ओवरऑल स्ट्राइक रेट सबसे कम नजर आ रहा है। रीजन एक तो ग्राउंड्स और प्लस जो वेदर कंडीशंस हैं, यहाँ की कंडीशन एक तो बाउंस ज्यादा है, फिर रिसेंटली बारिशें हुई हैं, उसके बाद कंडीशंस चेंज हुई, इसलिए ग्रुप ए के रिजल्ट से मुतासिर इवन के यहाँ पे फील्डर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। ग्राउंड्स बड़े हैं, फिटनेस के इश्यूज होते हैं, और यहाँ सनलाइट भी और जगहों से डिफरेंट होता है। आपको पता है 62 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, पिछले पूरे वर्ल्ड कप में 49 कैच ड्रॉप हुए थे, यहाँ भी आधा वर्ल्ड कप हुआ और 62 कैच ड्रॉप हो चुके हैं। तो यहाँ पर यानी सिर्फ बॉलर्स जो है ना, बॉलर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पिछले इवेंट्स की निस्बत आप देखें तो बॉलर्स ज्यादा। कल का जो मैच है बड़ा अहम मैच होने वाला है। तगड़ी टीम बज़ाहिर अभी फिलहाल तो साउथ अफ्रीका ही दिखाई दे रही है, लेकिन क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल की मैच के लिए कौन फेवरेट है? देखें अभी तो अगर ऑन पेपर देखते हैं, नो डाउट के साउथ अफ्रीका जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, और फिर पाकिस्तान को एक थोड़ा सा सेटबैक हुआ है कि फखर जमान भी अनफिट हो गए, दोबारा से अनफिट हो गए फखर जमान। तो आपको जाहिर है कि अब फखर अनफिट होते हैं तो अब आपको दोबारा से या तो हैदर पे जाना पड़ेगा या आपको आसिफ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो बात यही है कि अब आप एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं। नो डाउट के नेदरलैंड के खिलाफ आप जीते, थोड़ा सा एक आपको जो कह लें कि एक शुरू में डैमेज हुआ था, एक मेंटली आप बेहतर आपके फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे, लेकिन बात वही है कि आप ग्राउंड में जाके एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं। अगर तो आप वही क्रिकेट खेलते हैं जो आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली है, ठीक है, फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन साउथ अफ्रीका के भी हम एक हिस्ट्री जो बताती है कि साउथ अफ्रीका भी समटाइम जहां बड़े मैचेस होते हैं वहां पे चोक करते हैं। सिडनी के ग्राउंड की बात करें, पिच की बात करें और वेदर की बात करें, उस लिहाज से सिडनी आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया की वाहिद विकेट है सिडनी, जिसको समटाइम कहा जाता है कि स्पिनर्स के लिए बेहतर होती है, स्पिनर्स को फायदा देती है। तो ये चीज तो ये हमारे पाकिस्तान की, तो ये पाकिस्तान के लिए फायदा हो सकता है क्योंकि आपके पास अच्छा स्पिन मतलब नवाज भी है, शादाब भी है, फिर आप किसी टाइम इफ्तिखार वगैरह को भी यूज कर सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की निस्बत स्पिनर्स को पाकिस्तानी बैट्समैन। लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी से बड़ी उम्मीदें थी, फिर नसीम शाह से बहुत उम्मीदें थी, वो उस तरह से परफॉर्म दोनों अभी तक नहीं कर पाए। वसीम जूनियर आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, हसनैन भी हैं जिस तरह से। तो इन जो दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको भी फिर चांस टूर्नामेंट में ही देना चाहिए, फिर अगर बिठा के रखेंगे तो किस तरह से पता चलेगा? जहां तक शाहीन की आप बात कर रहे हैं, शाहीन ठीक है, शाहीन अभी एक इंजरी के बाद आए और रिदम लेने के लिए समटाइम ऐसा लग रहा है कि अभी पूरा रिदम उन्होंने नहीं लिया और ये कई जगहों पे ये भी महसूस हुआ जैसे फिटनेस में अभी भी थोड़ा सा कुछ कमी बेशी है। बारह वो एक लंबी डिबेट है कि क्यों अनफिट हुआ और उसको किस तरह हैंडल किया गया, 12 बात कर चुके हैं हम। और उसके बाद वर्ल्ड कप में क्यों ट्राई किया गया? ये देखिए वही बात है ना कि आपको पहले से ये चीजें आपने देखनी थी कि इतना कीमती आपका बॉलर है, आप उसको लेके नेदरलैंड भी कैरी करते रहे, वो अनफिट था उसको आप साथ कैरी करते रहे। तो ये कल देखते हैं पाकिस्तानी टीम हमारे लिए क्या करती है। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना हमने, और बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं कराची का, जहां पर मैस ट्रांजिट की बात करेंगे। कराची के शहरियों का शायद ख्वाब पूरा होने के करीब है, क्योंकि कराची के शहरियों के लिए बहुत ही जल्द ये कहा जा रहा है कि जदीद ट्रेन जो हैं उनमें शायद हमें वो सफर करते दिखाई देंगे। लाहौर की तर्ज के लिहाज से और कराची का एक बड़ा पुराना मसला रहा ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, 2 करोड़ की आबादी है वहां पर और ट्रांसपोर्टेशन के इतने शदीद मसाइल हैं और कई सालों से कराची के शहरियों को ऐसा लगा था कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा था।
था, लेकिन अब ये शायद ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिक्योर एनवायरनमेंट में लोग ट्रैवल करेंगे। MQM पीपल्स पार्टी कराची पर हुकूमत करने के बावजूद शहरियों को सफर की बुनियादी सहूलियात उस तरीके से नहीं दे सके, और ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट माफिया के कंट्रोल में रहा इतने सालों तक। अब कराची सर्कुलर रेलवे जो कि कभी कराची के शहरियों के लिए अच्छी सफरी सहूलियात फराहम करता था, तो इस हवाले से 90s की दहाई में बड़ी पुरानी बात है। तो अब ये प्रोजेक्ट जो है उस पर कितना टाइम लगेगा और क्या सिचुएशन होगी, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कुमैल शाह साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल कराची वालों के लिए हल किए जाएंगे, तो इस बार ये प्रोजेक्ट खत्म होता हुआ अपनी तकमील को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बड़ा शुक्रिया आपका। और बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान का न बल्कि एक आपका एक मकसद हदफ है हमारा कि हम जो भी खदमात जिसमें कहा जाता है, आपने कहा कि जो कराची की हुकूमत कर रहे, जो भी खदमात है बिल्कुल सर अंजाम देंगे। वजूहात आपके सामने, ये शुरू से लेके किस तरीके से कराची को रखा जा रहा था, और जब भी कोई ऐसा बड़ा पैकेज, बड़ी कोई बात जा रही, जो भी वफाकी इदारे थे जो थे उस वक्त बहुत ज्यादा बड़े बड़े ऐलानात कर रहे थे, बहुत बड़ा सपोर्ट देने का बात कर रहे थे, लेकिन अमली जगह पे जब आप ग्राउंड रियलिटीज पे तो कोई बात नहीं हुआ और उसको डिले किया जाता था। लेकिन बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मसाइल थे पिछले 10 साल 12 सालों से, उस पर आप हमारे मीटिंग्स देखिए, उस पर हमारे जो कॉन्टेक्ट हमने किए तो इदारों के साथ, ताकि कराची की बसेस, ब्लू लाइन, येलो लाइन सब स्टार्ट किया जाए। और स्पेशली ये सर्कुलर रेलवे के लिए जो हमने पहले ये जायका के साथ हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के, इसको सर्कुलर रेलवे को बहाल किया है। फिर उसके बाद जितनी भी कंपनीज है जहां पे ये अपना हमारा पुराना ट्रैक बना हुआ था उसको बहाल किया जा रहा है, तो उसी पे काम लेकिन इंशाल्लाह 23 से पहले आपको अमली तौर पे ये नजर आया कि कोई एक ट्रैक जो हो वो कराची सर्कुलर रेलवे। ठीक है कुमैल साहब, ये बताइएगा, ग्रीन बसेस भी हैं, मेट्रो का पहिया भी चल चुका है, लेकिन कराची में हम अभी भी देख रहे हैं कि जो खटारा W11 वाली सवारियां हैं वो भी कराची के जो शहरी हैं उनकी जान उससे अभी तक नहीं छूट पाई। कब तक एक जो सेफ एनवायरनमेंट है, सिक्योर एनवायरनमेंट है ट्रैवल के लिए, वो कराची वालों को मिल सकेगा? जी इंशाल्लाह उस पे जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में बताया कि बहुत ज्यादा बड़ा माफिया पे काम चल रहा है, जी माफिया है जो कितने सालों से एक चीज पे काम कर रहा है, लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं जैसे जैसे बसेस आती जा रही हैं तो वो रूट्स छुड़ाए जा रहे हैं। और उस पे एक दूसरी भी हमने एक गवर्नमेंट ने मीटिंग की इनके साथ कि ये जो W11 का जो तर्ज है, जिस स्टाइल से ये बसेस बनाई जा रही है, अगर हम इसी को एयर कंडीशन कर दें और ताकि ये इनका भी रोजगार चलता रहे और बसेस न्यू हो, अंदर उसका AC हो, सिक्योर्ड हो, एनवायरमेंटल वे से बहुत अच्छा काम किया जाए। जैसे आपने देखा है कि हमने इस पे अपने हमारे रेड लाइन पे बाय कार्ड काम किया जा रहा है कि कार्ड सर्विस हो, इसी तरह इन बसेस पे भी काम है। जरूर टाइम लग रहा है लेकिन इंशाल्लाह कुमैल साहब तकरीबन कितना वक्त दरकार होगा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में? हम देखते हैं अक्सर के हुकूमतें तब्दील होती हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वहीं पर रुक जाते हैं, तो इस बार तो ऐसा नहीं होगा कुछ? नहीं, जिस बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा और अगली हुकूमत भी जो आ रही है वो इसी को कंटिन्यू करेगी तो इंशाल्लाह काम सारे हो जाएंगे। लेकिन कुमैल साहब हम देख रहे हैं कि तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराजमान है, बरसर इक़्तिदार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कराची के मसले मसाइल हैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट के हवाले से नहीं है, बहुत से माफियाज वहां पर एक्टिव हैं। पानी के मामले को देख लें, टैंकर माफिया है, तो बहुत से मसले मसाइल हैं। बहुत वक्त गुजर गया है पीपल्स पार्टी को उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखें जी, शिकायत है और उस पर मैं बिल्कुल ही ये नहीं कहूँगा कि हमारा उसमें कोई बिल्कुल हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि बहुत डिले हो गया है, लेकिन काम भी बहुत हुआ है। अगर हम सिर्फ इसी बात पे क्रिटिसिज्म करें कि पीपल्स पार्टी ने या स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने कराची को ऐसा कोई काम नहीं किया,
तो अगर आप थोड़ा हेल्थ सेक्टर पे आएंगे कि ऐसा फ्री सर्विस लाइन NICVD के हवाले से, स्पेशली लिवर के हवाले से, स्पेशली आपका जो बच्चों के हवाले से इदारे बनाए गए, इंडस का आप हाल देखें तो विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट जो हेल्थ पे काम हुआ है, ऐसा 10-15 सालों में आपको पहले नजर नहीं आया होगा। हमारा जरूर फुकदान है सफाई पे, जिसपे बहुत दफा हमने मुख्तलिफ कंपनी से बात की, क्योंकि अब देखिए डायनेमिकली बहुत बड़ा कराची और बढ़ता जा रहा है, तो उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर एक मीडिया को थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूंगा एज अ बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट एंड एज अ बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मीडिया पे मैं आता भी रहता हूँ, और भी करवाता हूँ, आप भी माशाल्लाह बहुत जवाब है कि हम अगर एक इंसान को, एक पार्टी को जो कराची में हुकूमत किया करती थी और उसको 3 या 4 अंडरपास पे हम ये क्रेडिट दें कि उस जमाने में कराची में बहुत अच्छा था, 4 अंडरपास पे, और अब आप इन सालों में देखें कि मोर देन 19 अंडरपासेस बने, बिकॉज ऑफ लेक मीडिया कवरेजेस, बिकॉज लेक ऑफ मैं जो डिस्क्रेडिट हमें अपने आप को या अपनी पार्टी को या अपने गवर्नमेंट को दूंगा कि उसमें हमने थोड़ा मीडिया पे नहीं कर पाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी सबसे बड़ी वो है वो लेकनेस ऑफ सफाई हो गई है कि उस हिसाब से आबादी बढ़ गई है, उस हिसाब से इंतजाम नहीं किए गए जिस पे उसको हम सही तरीके से प्रेजेंटेबल नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं, जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और आप ये कह रहे हैं कि अंडरपासेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, क्या इस तमाम तर मामले में अब कामों में तेजी लाने की भी जरूरत है, क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है? और स्पेसिफिकली अगर कराची के सर्कुलर रेलवे के मंसूबे की बात करें तो ये मुकम्मल एक सर्कल पर मुश्तमिल होगा या फिर अधूरी सीटी बजेगी? नहीं, डिफरेंट उसका वे बनाया गया है। ठीक है, उसका डिफरेंट वे इन सेंस बनाया गया है सर कि किसी जगह पे, जैसे आप ग्रीन लाइन सर्विस देख रहे हैं, वो कराची का एक हिस्सा दिया गया है। ये रेड लाइन जो चल रही है अभी पीपल्स सर्विस, जो सिंध गवर्नमेंट बसेस चल रही है, वो आप देख रहे हैं कि वो कराची के किन इलाकों में चल रही है। इसी तरह पुराने ट्रैक्स दिए गए हैं, ब्लू लाइन को, ब्राउन लाइन को, पिंक लाइन को। तो सर्कुलर रेलवे हमारा पहला हदफ ये है कि जो बना हुआ है, जो मौजूद है, जो सुप्रीम कोर्ट और फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के हिसाब से हमने जो इंक्रोचमेंट खाली करवाया है, तो फिलहाल इंशाल्लाह 23 तक हम कराची सर्कुलर रेलवे उसको स्टार्ट करें और इंशाल्लाह फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। जैसे हमारा एक ट्रैम का मंसूबा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, इशारा फैसल पे चले ट्रैम टुवर्ड्स एयरपोर्ट के जो बीच का आपका ये जो बना हुआ है, इंशाल्लाह उस पे से मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको खुशखबरी। कुमार साहब, कोई डेडलाइन अभी तक दी गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, कब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, अपनी तकमील को पहुंचेगा? दूसरी बात मैं पूछना ये चाहूंगी आपसे कि ये पूरा प्रोजेक्ट, क्योंकि 292 अरब रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट है, 43 किलोमीटर की तवील पट्टी होगी, कराची शहर को ये कवर करेगा, तो ये प्रोजेक्ट कितना शफाफ होगा, इस हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। खान साहब तो वैसे मार्च पे निकले हुए हैं, करप्शन की बात करते हैं, वो तो काफी। खान साहब जी, खान साहब ने पिछले 4 सालों में कोई आपके तवज्जो से पूछना भी चाहेंगे और आप भी जरूर पूछा करें कि 4 सालों में कोई कराची और सिंध तो बहुत दूर की बात है, पंजाब, KPK, लाहौर, पेशावर, कोई एक प्रोजेक्ट बता दे जो उन्होंने अनाउंस किया हो और वो हमें दिया हो। एक मालम जब्बा का प्रोजेक्ट है, जिस पे भी आपको पता है कि बड़ा ही करप्शन का केस हुआ था और वो भी वो आज तक डिनाई करते। इसकी डेडलाइन नहीं है कि ये कब तक होगा। शफाफियत उसकी भी दिखाई गई है कि उसमें इंटरनेशनल हमने जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो दिया गया है कि उस पैरामीटर्स पे जो कंपनीज उतरेंगी इंशाल्लाह, जो उस पे होगा उन्हीं को ये प्रोजेक्ट किया जाए। तो जिस तरह से आपने निशानदेही की मालम जब्बा के हवाले से, इसीलिए खुसूसी तौर पर यह सवाल किया गया है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 292 अरब 38 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। हमने देखा कि जब पेशावर में मेट्रो बनी तो वो कोई 30 से 40 करोड़ रुपए का मंसूबा था जो 125 करोड़ पर गया। इस तरह के मंसूबों में शफाफियत के हवाले से हम पहले भी देख चुके हैं कि कभी भी कुछ नहीं हुआ। वहां पर भी जो मेट्रो बनी है उस पर भी अभी भी केस तो इस हवाले से चल ही रहा है कि किस तरह से यह मंसूबा 70 से 80 करोड़ रुपए ऊपर चला गया। देखिए, मैं आपको थोड़ा टेक्निकली चीजें बताऊंगा, इंशाल्लाह यहाँ पे नहीं होगा।
जैसे हमारे बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, जो ये बढ़ जाते हैं, वो इसलिए बढ़ जाते हैं कि वो जब डिले में होते हैं। जब डिले में होते हैं तो उस जमाने में जो इंटरनेशनली डॉलर का जो रेट होता है वो कोई और होता है। जब वो चलता रहता है काम, वो डिले हो जाता है तो उसमें वो रेट बढ़ जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत दफा कंपनी इस तरह करती है कि अब वो रेट नहीं रहे, हमें बढ़ाया जाए, तो उस पर ये थोड़ा बहुत बढ़ता है। शफाफियत, ये मालम जबा पे ये वाला केस नहीं है। ठीक है, मालम जबा पे केस है कि उसमें जो डिजाइन, जो प्रोजेक्ट्स दिखाए गए हैं वो वहां पे नहीं बनाए गए और ज्यादा पैसे लेके गए वहां से। ठीक है, उसी पे ये हुआ था जो उन्होंने उस वक्त नैब से, क्योंकि इनके हाथ में सब चीजें थी, इनकी वो तोती बोलती थी, तो इन्होंने वो अपनी जो शफाफत है वो इदारा बनाया था प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, he just transferred that case toward there and वो वहां पे चलाया गया था, जो इंशाल्लाह उसका सही फैसला आएगा। कमिंग बैक टू द कराची एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप देखेंगे जी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बेहतरी है और मजीद बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद यही करते हैं कि जो कराची सड़क मंसूबा है वो अपने मुकर्रर वक्त में मुकम्मल हो, शफाफियत के साथ मुकम्मल हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद कुमैल हैदर शाह हमारे साथ मौजूद है, उनका यही कहना था कि शफाफियत का भी भरपूर ख्याल रखा जाएगा और जल्द ही जल्द कराची वालों को जो ये ट्रैवलिंग के हवाले से है अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए इंशाल्लाह। प्रोग्राम में लेंगे अब यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। खुशामदीद न्यू पाकिस्तान वंस अगेन, और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के, पंजाब के, लाहौर के मौसम की। और अनवार, बड़ा दुख हुआ जब हम पढ़ रहे थे ब्रेक में और बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का शायद ये 5वां मौसम है, तो शायद वो इंट्रोड्यूस तो ऑलरेडी गुज़श्ता 4-5 सालों से हो चुका है, और सुनने में यही आ रहा था कि ये बेहतर हो जाएगा, क्लाइमेट बेहतर हो जाएगा, लेकिन एवरी ईयर नवंबर के इस महीने में हम देखते हैं कि स्मोक किस तरीके से मुतासर करती है पंजाब को, खासकर पंजाब के दिल लाहौर को, और खांसी और इससे जो रिलेटेड फिर हेल्थ से जुड़े मसाइल होते हैं, खासकर जिनको सांस का प्रॉब्लम होता है या जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, तो स्मोक जो है वो इस सीजन में अपने पीक पर होती है। और हम ये दुआ करते हैं अनवार कि जल्द बारिश हो, ज्यादा बारिश हो, ताकि मौसम जो है वो बेहतर हो सके, क्लियर हो। इसके हवाले से सेफ्टी प्रिकॉशंस भी कुछ हमें लेने हैं, और तेल, धुआं और ये जो आलूदगी है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और हम देख रहे हैं कि हम कभी भी नंबर 1 किसी चीज में नहीं आए, लेकिन हम आलूदगी में नंबर 1 आ चुके हैं इस वक्त, जो कि लम्हा फिक्रिया है हम सबके लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए। पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है, और इसके 2 बड़े शहर हैं जो पहले 5 आलूदा तरीन शहरों में शामिल हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से अगर बात करें तो 201 से 300 तक की शरह है आलूदगी के एतबार से, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत है, और हम तो उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। हम 391 पार्टिकुलेट मीटर पर पहुंच चुके हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक है। मनाजिर भी आपसे शेयर करें लाहौर के, किस तरह से ब्लड मनाजिर हैं, स्मोक किस तरह से हम लोगों को इफेक्ट कर रही है। अनवार, अभी अगर हम देखें तो बच्चों में यूजुअली खांसी अभी हमें दिखाई दे रही है, स्टार्ट हो चुकी है। बाहर जब सांस लेते हैं, खुली फिजा में जाते हैं, तो खुली फिजा में वॉक करने वाला भी मौसम नहीं रहा, तो बहरहाल एहतियात बहुत जरूरी है। सेगमेंट के एंड पर हम उस हवाले से भी अनवार जरूर बात करेंगे, लेकिन गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद असलम साहब, रीजनल डायरेक्टर महकमा मौसमियात लाहौर। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। स्मोक के सीजन का अब आगाज हो चुका है, ये कब तक रहेगा? बारिश की प्रेडिक्शन के हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगी। जी बिल्कुल मैम, ये जो अभी स्मोक का सीजन चल रहा है, तो ये नवंबर में तो ये पीक पे होगा, और ये खत्म होगा जब फॉग शुरू होगी। फॉग शुरू होगी दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो उस वक्त तक इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती रहेगी। जैसे ये ट्रैवल की जो स्टबल बर्निंग होती है वो ज्यादा होगी, तो ये उसके साथ साथ इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये भी बताएगा माहिरीन के मुताबिक हम देख रहे हैं आलूदगी की जो शरह की हद है वो 300 पार्टिकुलेट मीटर्स तक होनी चाहिए। लाहौर में तो 391 पार्टिकुलेट मीटर्स तक पहुंच चुकी है। हमें डरना चाहिए लाहौर के शहरियों को, या बहुत ज्यादा डरना चाहिए? जी बिल्कुल, ये अभी इस सीजन में जैसे मैंने कहा, इसमें जो किसान जो है ज्यादा जो राइस की जो रिमेनिंग है वो उसको जलाते हैं,
तो इसमें एक और चीज मैं वाज़ेह कर दूं, जो हमारी तरफ से जितनी बर्निंग होती है, जो पोल्यूशन होती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो इंडिया की तरफ से इस सीजन में स्पेशली विंड चलती है साउथ ईस्ट से और उसमें मॉइस्चर होती है, तो वो जो बर्निंग उनकी तरफ से हो रही है क्रॉस बॉर्डर, उसमें बल्कि ज्यादा बर्निंग हो रही है। तो जो पोल्यूशन होती है, जब विंड चलती है तो वो विंड अपने साथ ही जो पोल्यूशन इस तरफ ले आती है, तो इसीलिए ये हमारी तरफ भी काफी ज्यादा, जैसे आप एक्वे इंडेक्स बता रहे हैं, काफी ज्यादा हो गया है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एवरी ईयर जब इस स्मोक का सीजन आता है तो एक्सपर्ट बात करते हैं सारा जो मलबा है वो हमेशा दिल्ली पर डाल दिया जाता है, लेकिन इससे बचने के लिए क्या कोई हमारी हुकूमत के पास कोई प्लान है, कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? 5-6 साल से हम और जो पाकिस्तानी है वो इससे मुतासर हो रहे हैं, इससे निपटना कैसे इवेंचुअली? कब तक हम इल्जाम तराशी करते रहेंगे दिल्ली पर? कौन इसका असल जिम्मेदार है? कौन? देखिए, ये इल्जाम तराशी नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है। जैसे मैंने कहा कि विंड डायरेक्शन इस सीजन में एक हवा का कम टाइप बनता है पाकिस्तान की तरफ, रिलेटिवली हवा का दबाव कम होता है, तो वो जैसे जो उस साइड पे हवा का दबाव थोड़ा सा कंपैरेटिवली पाकिस्तान से ज्यादा होता है, तो उधर से विंड चलना शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसका सबसे अच्छा प्रिकॉशनरी मेजर जो हमें अगले आने वाले सालों में हमें करना होगा, हमें जो है सबसे ज्यादा दरख्त लगाने होंगे। वो एटमॉस्फेयर को साफ करेंगे, पोल्यूशन को साफ करेंगे, और बाकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस पे काम कर रही है, जैसे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट। तो क्या समझते हैं आप पाकिस्तान में स्मोक कभी खत्म हो सकेगी? जी बिल्कुल खत्म होगी, अगर हम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, और सबसे अच्छा मैंने कहा कि ट्रीज प्लांट करने होंगे आपको बहुत ज्यादा, और इस एरिया में तो वो खत्म करेंगे, बाकी तो मेजर्स अलग जो हम लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीजनल डायरेक्टर महकमा मौसमियात लाहौर अहमद असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और उनका ये कहना था कि सेफ्टी प्रिकॉशंस भी जो हैं, सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, वो हमें मतलब मुनासिब वक्त पर और टाइमली ले लेने चाहिए। और अनवार, वैसे तो हमारे यहाँ मास्क का इस्तेमाल मैंने देखा है कि कोविड में भी इतनी बड़ी पेंडेमिक आ गया, इतनी बड़ी वबा पूरी दुनिया पर उसने हमला किया वायरस से, तो तब भी पाकिस्तानियों का जो रुझान था वो मास्क पहनने के लिए हमने देखा बहुत ही कैजुअल था। तो स्मोक यहाँ पर है, बच्चे खासकर बहुत मुतासिर होते हैं, तो लाजमी अपने बच्चों के लिए और बड़े बाहर जब स्पेशली निकले ओपन एयर में तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा अनवार, हमारा सेगमेंट एक हम शामिल करते हैं, खास मेहमान से हम मुलाकात करवाते हैं नियो पाकिस्तान में। तो आज के मेहमान कौन है? RM नईम हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत ही नामवर आर्टिस्ट हैं, पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उनका नाम है, और उनसे आपकी मुलाकात आज कराते हैं। हमारे जो फलक चौहान हैं, फलक वहां पर पहुंची हैं, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। जी नबीहा और अनवार, आज हम अपने नाजरीन की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जो कि एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है। जी, मल्टीटास्किंग भी हैं। मैं जनाब बात कर रही हूँ RM नईम साहब की, और आपको घर के अंदर भी लेके जाएंगे, उनसे बात भी करवाएंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। सर, मीरपुर खास के मोहम्मद नईम राजपूत से RM नईम का सफ़र आपका कैसे रहा? तो बेसिकली हमारे लोगों की आदत है कि हम खुद क्या हैं, हम इसकी फ़िक्र नहीं करते। हम इस पे शो मारते हैं कि मेरे बाप ने, मेरे ख़ानदान ने, मेरी फैमिली ने क्या किया। तो मुझे सिर्फ ये था कि कहीं वो मुख्तलिफ होने का कीड़ा था शायद, तो बजाय इसके कि मैं मोहम्मद नईम राजपूत लिखता, तो मेरी जितनी फैमिली में लोग थे वो सारे, कोई राव लिखता था, कोई राना, कोई कुछ, तो चलो आर लिख दूँ, इनका मुँह भी बंद हो जाएगा। आपने उसको शॉर्ट कर दिया, तो RM नहीं, मुझे लगता था कि शायद। आपको दुनिया भर से अवार्ड से नवाजा गया, अभी आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की नॉमिनी में भी हैं, तो आपके नज़दीक पर्सनली आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अवार्ड आपके दिल के करीब है? मेरे ख्याल जो अवार्ड है, अवार्ड जो है आपको रिस्पॉन्सिबल बना देता है, और जो लोग अवार्ड देते हैं आप उनके वैसे ही लॉयल बन जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मुल्क के लोगों ने मेरा नाम, इसके लिए मैं हूँ वन ऑफ द नॉमिनीज़, तो अच्छा लगता है। और उससे जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो अब डेफिनेटली आप सोचते हैं कि आज से एक नई ज़िंदगी भी शुरू हो गई है। तो मुझे भी लगता है कि शायद एक और मेरे कांधों पे नई जिम्मेदारी आ गई, मुझे और बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने इतने साल काम किया, कोई एक ऐसा आपका आर्ट कलेक्शन, आपकी अपनी आर्ट कलेक्शन में कौन सा ऐसा पीस है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? वो मैंने करना है अभी। ओके, वो करना है आपने, तो आपके माइंड में? आई थिंक वो सेटिस्फेक्शन, अगर आप कहें ना मैंने ये काम अच्छा कर लिया, तो मुझे लगता है शायद वो एक रास्ता रुक जाता है वहाँ।
तो ये बेताबी जो ना इस तरह भी जो जिंदा रखती है कि मैंने कुछ अच्छा करना है। तो जो भी मैंने पहले किया होता है वो आई थिंक एक लर्निंग स्टेज होती है और आप उसको एक स्टेप समझ के उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद तो अपने आप से मैं यही करता हूँ कि मैं हर दफ़े ईमानदारी से काम करूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ, लेकिन वो जो बेस्ट आ जाएगा ये मेरे हाथ में नहीं है। तो ये ब्लेसिंग होती है, तो आपका उसके लिए लगे रहना ज़रूरी है और फिर खुदा आपको कब नवाज दे उससे, तो आई थिंक वो एक नवाजिश है उसकी। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। तो आज हम आपका घर भी देख लें। अच्छा सर, मैं देख रही थी कि आपके घर में देखिए आपने सनलाइट का भी बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है, तो ये इसी के साथ आपने खुद ही आपका डिसीजन था, ये भी पहले से मौजूद था? मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लूंगा। मैंने जिस तरह पहले कहा कि किसी आर्किटेक्ट का डिज़ाइन है, उसके बाद रेनोवेट राशिद ने किया इसको। तो ये घर के अंदर सांस आना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए ताकि बिजली कम से कम इस्तेमाल में आए। तो जितनी रोशनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल चीज़ों को, तो मेरे ख्याल आर्किटेक्ट ने बड़ी अच्छी तरह उससे प्ले किया है। जिस तरह यहाँ हम बैठते तो यहाँ से हम आराम से घर के बहुत सारे हिस्से देख सकते हैं। बिल्कुल सर, छुपी हुई नहीं है। तो सर ये वाली पेंटिंग्स आपके स्टूडेंट्स की हैं या फिर ये किसी? हाँ, इनको मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं स्टूडेंट कहूँ ये शायद मुनासिब ना लगे, वो कहें तो मैं मान लूँगा। लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं कि आपके पास से पढ़ के गया है तो आप उसे ओन नहीं कर सकते अनलेस वो आपको मानता हो। तो ये बड़े नोन लोग हैं भी, ये बड़ी यंग लड़की अमीमा उसका काम है और ये सैयद हुसैन का काम, बहुत अच्छा काम करते हैं। से ये आपका फेवरेट होगा क्योंकि यहाँ पे हमने देखे काफी ज्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं, नेचर के मुझे लगता है आप काफी करीब हैं। इसको हम बोलते हैं श्रीलंका। ओके। तो समहाउ किसी जगह से आपकी कुछ यादें वाबस्ता होती हैं, तो मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनिक और ग्रीन और सारा सब कुछ एक खास तरह की हॉस्पिटैलिटी हमने जब आप एक्सपीरियंस की थी, तो यहाँ बहुत सारे दोस्त बैठ के यहाँ गाने की महफिलें होती हैं। मतलब यहाँ भी फ्रेंड्स कॉर्नर आप बना लेते हैं? ये पूरा घर ही फ्रेंड्स का। ओके। लेकिन एक अच्छी बात है कि हम जब भी किसी घर में शिफ्ट होते हैं तो हम दरख्त लगाते हैं वहाँ जाके। सर आपने ये बहुत खूबसूरत बात की है कि स्मोक क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा चल रही है, हम किसी भी नेचर की चीज़ को रिजर्व नहीं कर पा रहे तो वो नुकसान पहुँचाएगी। तो इसीलिए आई थिंक दरख्त लगाना भी इम्पॉर्टेंट है और अपनी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों को ठीक करना इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर अपने बच्चों को आप एजुकेट करेंगे तो आप कल शायद फॉग पर भी काबू पा सकते हैं। कल आपको इन्वायरमेंट आप उन्हीं को बेहतर देके जाएँ। बिल्कुल। आपको जो खाने को चीज़ें मिलती हैं वो भी बेहतर मिल सकती हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंकशाफ किया है कि जुलाई से सितंबर 3 माह के दौरान इसके मुनाफे में 14% कमी वाक़ई हुई, जिसकी बुनियादी वजह कंप्यूटर इंडस्ट्री के कारोबार में तेजी से कमी है। कंपनी ने इस तिमाही के दौरान 17.6 बिलियन डॉलर कमाए, जो कि गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान कमाए गए डॉलर से 14% कम है। पीसी कंप्यूटर्स का बिजनेस पूरी दुनिया में महंगाई की शरह और कोरोना के दौरान शहरियों की जानिब से बड़ी तादाद में खरीदारी के बायस बुरी तरह मुतासिर हुआ है। माहिरीन के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट को कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से होने वाली आमदनी में भी 15% कमी वाक़ई हुई है। मार्केट रिसर्च फर्म गार्टनर के मुताबिक गुज़श्ता साल की इसी तिमाही के मुकाबले में रवा साल कंप्यूटर्स की दुनिया भर में तरसील में तकरीबन 20% कमी वाक़ई हुई है। ये 90 की दिहाई में कंप्यूटर मार्केट के आगाज से अब तक की सबसे बड़ी कमी है। गार्टनर के मुताबिक कंप्यूटर इंडस्ट्री को बैक टू स्कूल सेल्स सीजन से भी कोई फायदा नहीं हुआ है। सवाल ये है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट अपने इस खसारे पर काबू पा लेगा? क्या कंप्यूटर इंडस्ट्री फिर से सर उठाएगी या अब मार्केट पर आईफोन की अजारादारी के इम्कानात हैं? टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है और जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट जब मंजर आम पर आई थी और उन्होंने टेक ओवर किया था इस पूरी दुनिया को, तो कोई ये सोच नहीं सकता था कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि 14% पिछले साल की निस्बत जो उनकी सेल्स थी वो ड्रॉप हुई हैं। और उसमें 2 रीज़न जो बड़ी बताई जा रही हैं कि कंप्यूटर से कुछ दूरी भी है लोगों की, हम अपने फ़ोन्स पर शिफ्ट हो चुके हैं और फ़ोन पर ही हमें तमाम वो ऐप्स दस्तियाब हैं जिसके ज़रिए हम तमाम वो काम पूरे कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो एक मुआशी बहरान है उसकी
उसकी वजह से भी, और यकीनी तौर पर जिस तरह से बिल गेट्स के जो असासे हैं उनमें भी फिर कमी आनी शुरू हो रही है। और उसमें जो एक न्यूज हमारे पास और है, न्यूज आई है ट्विटर की, ऑब्वियसली बहुत चर्चा है बहुत देर से एलॉन मस्क के हवाले से कि वो अब दुनिया के रिचेस्ट तरीन पर्सन है, और उनके हम जो नेटवर्थ की भी बात कर रहे थे इन ब्रेक अनवार, वो तकरीबन 203 से 204 बिलियन डॉलर्स के सिर्फ इतना है। अच्छा, ट्विटर के हवाले से, सब्सक्रिप्शंस के हवाले से ग्रीन टेक, जो ग्रीन मार्क होता है फेमस पर्सनालिटीज के पास है, जो एक्टिव होते हैं, बिल्कुल अब उनके लिए खबर ये हुई है जो कि 7 नवंबर से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और वो ये है कि जो ब्लू टेक या मार्क रखते हैं उनको मंथली सब्सक्रिप्शन उसकी अदा करनी होगी, विच इज अराउंड $7 to $8, और ये मुख्तलिफ कंट्रीज के हिसाब से डिफरेंट भी होगी। देखना ये है कि पाकिस्तान के लिहाज से ये कितनी अमाउंट, लेकिन उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो फैसिलिटेट भी करेंगे जिनके पास ब्लू टेक हैं, वो जो एड्स आते हैं वो उनको शो नहीं होंगे, ठीक है। मोनेटाइजेशन का अमल जिस तरह यूट्यूब का है, पैसे कमाने का अमल है, फीचर्स एंड बेनिफिट्स उसमें ऐड किए जाएंगे। तो वो एक डिबेट अब ट्विटर पर हम देख रहे हैं कि स्टार्ट हो गई है। एलन मस्क को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है इस डिसीजन पर, जब उन्होंने टेक ओवर किया है और उनकी जानिब से CEO थे जो, उनको भी फायर कर दिया गया। तो काफ़ी अब डिस्कशन में आ चुके हैं, और लेकिन पैसा कमाने का एक जरिया उनका एक नया भी स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, इससे पहले मार्क ज़करबर्ग, वो भी फेसबुक के जो बानी हैं, CEO हैं, वो भी दुनिया के रिचेस्ट तरीन पर्सन्स में शामिल थे, और गुज़श्ता मेरे ख्याल से 8 या 9 मंथ्स की अगर बात की जाए, 8 या 9 मंथ्स की, तो उसमें जो उनका ग्राफ है, जो नेटवर्थ है, वो कितनी डाउन हुई है, तकरीबन 100+ बिलियन अमेरिकन डॉलर से 34 पॉइंट समथिंग वो उस पर आए हैं, बिलियन डॉलर्स पर आए हैं। तो ये भी एक सूरत हाल जो है, क्योंकि फेसबुक जो है और जो मार्क टेक्नोलॉजी की दुनिया है, गेम जो है, ये जो ग्राफ है, ये ऊपर नीचे इस तरह से फ्लक्चुएट करता ही रहता है, इस दौर में कोई ना कोई लगा ही रहता है। बहरहाल हमें अब पैसे देने पड़ेंगे ब्लूटूथ के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।